हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस। देखिए आज डेट है 18 मई। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आज का द इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। तो देखिए आज एक्सप्लेन सेक्शन में क्या आया है। तो यहाँ पे आज आया है, पहला ये आर्टिकल आया है कि ह्यूमन चैलेंज, अभी जो ह्यूमन के ऊपर जिनको वॉलेंटरीली आगे लेके आया जा रहा है कि वो खुद के ऊपर इस वायरस का टेस्ट कराएं, उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो इसको देखने वाले हैं हम। और यहाँ पर देखिए अभी एक नया स्टडीज निकल के आया है कि एज का क्या फैक्टर है, कि क्यों ज़्यादा एज वाले को ये जो वायरस है ज़्यादा हार्मफुल है एज़ कम्पेयर टू यंग एज। तो उसमें क्या रीज़न है उसके बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ देखिए एक मुंबई की स्टडी आई है कि मुंबई में क्यों ज़्यादा जो हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ हैं उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, उस बारे में यहाँ डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ देखिए एक स्टडी ये आई है, वो वेस्ट अफ्रीका का एग्जांपल दिया गया है कि कैसे वहाँ पर जब 2014 में इबोला वायरस फैला था, तो उसके बाद वहाँ पर कैसे जो स्कूल में ड्रॉप आउट्स की आप कह सकते हो परसेंटेज काफ़ी बढ़ गई थी। उस बारे में ये आर्टिकल बात करते हैं, तो इसको भी एक ओवरव्यू देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं ह्यूमन चैलेंजेस वाले आर्टिकल की। ठीक, देखिए हाउ ह्यूमन चैलेंजेस वर्क। ठीक है, इन हंट फॉर वायरस 20,000 पीपल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कितने 20,000 वॉलंटियर सामने आए हैं जो खुद को सेल्फ इन्फेक्ट कराने वाले हैं। और उसके बाद जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है उनको काफ़ी इससे मदद मिलने वाली है कि किस तरीके से ये वैक्सीन जो वो जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से हमको एक सही वैक्सीन मिल सके जो इस वायरस के अगेंस्ट काम कर सके। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव से सभी साइंटिस्ट लगे हुए हैं वर्ल्ड वाइड में। अब देखिए बोला गया है कि व्हाट इज़ ह्यूमन चैलेंज, तो ये ह्यूमन चैलेंज है क्या। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि सपोज करिए बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, यानी जो खुद की इच्छा से सामने आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे ऊपर इस वैक्सीन का जो आप डेवलप कर रहे हो उसका ट्रायल कर सकते हो। ठीक है, तो उसको कहा जाता है ह्यूमन चैलेंज, कि सामने ह्यूमन निकल के आ रहे हैं और उसमें आप जानबूझ के वैक्सीन डाल रहे हो, फिर उनको जानबूझ के वायरस उनके शरीर में डाल देते हो ये चेक करने के लिए कि ये वैक्सीन काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। ठीक है, तो उसको ह्यूमन चैलेंज कहा गया है। और देखिए बोला गया है कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज ऑन ह्यूमन और ह्यूमन चैलेंज। ठीक है, यानी इसको एक कंट्रोल यानी साइंटिस्ट के देख रेख में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोला गया ह्यूमन चैलेंज एक्सपेडाइट ट्रायल बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम मे बी लॉस्ट वेटिंग फॉर ट्रायल सब्जेक्ट टू कॉन्टैक्ट डिजीज नेचुरली। अगर नेचुरली करने जाएंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। देखिए जो कन्वेंशनल प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि हम वैक्सीन दे देते, जो वॉलेंटियर्स होते हैं उनको वैक्सीन तो दे देते हैं, लेकिन हम उनको वायरस अपनी तरफ से नहीं डालते हैं जानबूझ के। उनको हम सोसाइटी में फ्रीली छोड़ देते हैं, फिर वो अपनी जो रूटीन होती है जो लाइफस्टाइल होता है उसको फॉलो करते हैं। फिर अगर वो कभी इन फ्यूचर वायरस के कांटेक्ट में आते हैं तब हमें पता चलता है कि वो पर्टिकुलर वैक्सीन उनके ऊपर क्या काम कर रही है। लेकिन यहाँ अभी हमारे पास टाइम का एक कंस्ट्रेंट है कि हमें जल्द से जल्द वैक्सीन लेके आनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जानबूझ के अपनी तरफ से ही वैक्सीन देने के बाद उस वायरस को इंजेक्ट कर देंगे उनकी बॉडी में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी हमें रिजल्ट पता चल जाएगा कि वो वैक्सीन काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। ठीक है, इसीलिए इसमें एक जो एथिकल एंगल है वो सामने आ जाता है कि क्या ये एथिकली सही है कि किसी के शरीर में आप वायरस डाल दे रहे हो जानबूझ के। तो ये एक एंगल निकल के आ जाता है उसमें। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है कि प्रीवियस ओकेजन्स की बात की हुई है कि क्या पहले हिस्ट्री में कभी ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि आपने इस तरीके से मेजर्स लिए हों। ठीक है, तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि आपको ह्यूमन चैलेंज देखा जा रहा है, ये पहले भी किया गया है। देखिए बताया जा रहा है जब मलेरिया, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा ये सब फैला था तभी भी इसी तरीके के मेजर्स लिए गए थे और ह्यूमन चैलेंजेस जो ट्रायल है इसको फॉलो किया गया था। ठीक है, अब देखिए 1796 में एडवर्ड जीनर की बात बताई गई है कि किस तरीके से उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन निकाली थी। तो उन्होंने भी जो उनका गार्डनर था उनके सन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था, तब उनको पता चला था कि ये वैक्सीन काफ़ी काम काम कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद से हमें स्मॉल पॉक्स की एक अच्छी खासी वैक्सीन मिल गई। तो इस तरीके से चीज़ें पास्ट में भी चलती आई हैं। और कॉलरा के अगेंस्ट में भी देखिए यूएसए ने भी इस तरीके से ही काम किया था। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार किया जा रहा है, ऐसा पास्ट में भी किया जा चुका है फॉर दी वेलबींग ऑफ द ह्यूमन काइंड। ठीक है, और देखिए और एक बात बताई गई है इसमें, एक मेडिसिन का जिक्र किया गया है जो एक ओसेल्टामावीर ये मेडिसिन है जो एंटीवायरल मेडिसिन है आप कह सकते हो। इसको एसेंशियल मेडिसिन डिक्लेयर किया गया था डब्ल्यूएचओ ने। ठीक है, क्योंकि 1990 में जो दो इन्फ्लुएंजा की यहाँ पे बात की गई है, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी, ठीक है, इनसे डील करने के लिए इसको डेवलप किया गया था। तो उसमें भी इसी तरीके का ह्यूमन चैलेंज ट्रायल किया गया था, जिसके बाद ये मेडिसिन निकली थी, फिर इसको काफ़ी एसेंशियल मेडिसिन डिक्लेयर कर दिया गया था इस तरीके के इन्फ्लुएंजा से लड़ने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बात बताई गई है।
देखिए ये डेलिबरेट इन्फेक्शन कितना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी की बात की गई है कि अभी हमारे पास दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन है हर्ड इम्यूनिटी और दूसरा ऑप्शन है कि हम इस तरीके से आप कह सकते हो जो वैक्सीन है उसके ऊपर काम करें, जो हमारा ह्यूमन चैलेंज ट्रायल है उस तरीके से काम कर रहे हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी क्या है, जैसा कि हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी में होता है कि एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, आप कह सकते हो 60 to 70% ऑफ द सोसाइटी जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है और फिर इन्फेक्ट होने के बाद रिकवर भी कर जाती है, उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ आ जाने के बाद वो काफ़ी कम चांस होता है कि दोबारा आप कह सकते हो कि वो इन्फेक्ट होंगे। चांसेस रहते हैं लेकिन काफ़ी कम चांसेस रहते हैं। तो इतने सारे लोग जब इम्यून हो जाएंगे तो इस वायरस का स्प्रेड होना काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है हर्ड इम्यूनिटी। तो ये एक बहुत रास्ता है हमारे पास। और दूसरा रास्ता है हम जो फॉलो कर रहे हैं अभी कि वैक्सीन को कैसे डेवलप करके जल्द से जल्द लाया जाए। ठीक है, तो अभी वैक्सीन की बात बताएं तो उसमें 12 से 18 मंथ लग सकते हैं, अगर कितना भी हम फास्ट ट्रायल कर लें। ठीक है, तो इतना तो पेशेंस अभी हमें रखना पड़ेगा। अब देखिए जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक एथिकल एंगल सामने निकल के आता है, तो उसकी भी बात की जा रही कि ये कितना एथिकली सही है कि हम इतने सारे जो लोग हैं उनके, आप कह सकते हो उनकी जान रिस्क में डाल रहे हैं। ठीक है, तो वो एक एथिकल एंगल तो हमेशा से इसमें बना रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल इतना ही था इस आर्टिकल में, ह्यूमन चैलेंज में। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल, इसको याद रखा जा सकता है। ठीक है, काफ़ी जगह इसके पॉइंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि वाई डज एज मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर टू फाइट कोविड 19। ठीक है, अब एज इतना डिफिकल्ट क्यों बना देता है कि आपको कोविड 19 के अगेंस्ट लड़ने में दिक्कत आती है। तो देखिए यहाँ पे एक प्रोटीन की आप कह लो बात कर रहे हैं कि जो आरएनए होता है, आप सब जानते हैं कि आरएनए का काम क्या है। आरएनए का काम है प्रोटीन बनाना। ठीक है, तो जितनी हमारी एज यंग होती है तो हमारे शरीर में एक ऐसा माइक्रो आरएनए पाया जाता है, वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो माइक्रो आरएनए कम होता चला जाता है। ठीक है, तो उसकी बात बताई गई है कि ये एक जो पर्टिकुलर माइक्रो आरएनए है उसकी डेफिशिएंसी से ही जो एल्डरली हैं या फिर जिनको प्री कंडीशंस हैं, वो जो दूसरी मॉर्बिडिटीज़ हैं उनके चलते ये माइक्रो आरएनए उनके शरीर में कम हो जाता है, तो फिर उनको लड़ने में, इस वायरस से लड़ने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि ये जो पर्टिकुलर माइक्रो आरएनए है अगर इसको काफ़ी क्वांटिटी में शरीर में लाया जा सके तो एक बेनिफिशियल साइड देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इस वायरस के अगेंस्ट लड़ने में हमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। ठीक है, तो ये माइक्रो आरएनए का जो कंसेप्ट है इसको याद रखना। अब देखिए नेक्स्ट बात बताई गई है यहाँ पर, जो मुंबई की बात बताई जा रही है कि मुंबई की एक स्टडी की गई है। इसमें देखा जा रहा है कि कैसे लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है, उसकी बात बताई गई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा किस तरीके से वहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। देखिए किस तरीके की फैसिलिटीज़ है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उसको दो तरीके में डिवाइड किया गया। पहला CC1 है, CCC2 है। जो पहला वाला है कोविड केयर सेंटर, तो इसमें क्या होता है जिनके यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्वारंटाइन करने की फैसिलिटीज़ नहीं है तो उनको यहाँ पर रखा जाता है, जो CCC1 है। फिर CCC2 में किन को रखा जाता है कि जो असिम्टोमेटिक पेशेंट है उनको वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, फिर एक दूसरा आप कह सकते हो कि दूसरा एक फैसिलिटी सेंटर है ये वाला, देखिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर। ठीक है, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर। ठीक है, तो इसमें किसको रखा जाता है कि जिसके आप कह सकते हो कि एडमिटेड मॉडरेटली इल पेशेंट, यानी जिनको सिम्टम्स हैं लेकिन वो सस्टेन कर सकते हैं, दवाई गोली दे के काम चलाया जा सकता है। ठीक है, और फिर एक हायरार्की में लास्ट में आ जाते हैं डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, जिसमें जो एकदम क्रिटिकली इल हैं, जिनको आप कह सकते हो आईसीयू की ज़रूरत है, उनको यहाँ पे रखा जाता है। तो ये चार तरीके की वहाँ पे फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर और बात बताई गई है कि क्या चैलेंजेस निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोटोकॉल ऐसा है कि जो ज़्यादा सीरियस है उसको तो आईसीयू वगैरह की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह आ जा रही है कि बहुत जगह ऐसा देखा जा रहा है कि जब वो बैक टू दी नॉर्मल, मतलब कि सस्टेन कर सकेगा उस कंडीशन में आ जा रहा है, उसके बाद भी उसको डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है जब तक कि पूरा वो नेगेटिव ना आ जाए। तो इसकी वजह से जो बेड्स है उसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो जा रही है। तो यहाँ पे राइटर का कहना ऐसा है कि अगर वो इस कंडीशन में आ जाए कि सस्टेन कर सकता है तो उसको शिफ्ट कर देना चाहिए जो दूसरे आइसोलेशन सेंटर्स है, जैसा CCC1, CCC2 और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स। यहाँ पे जो हमने बात की नीचे की तीन हायरार्की जो है वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे जो, तो फिर जो आईसीयूज है, वेंटिलेटर्स है, वो काफ़ी वैकेंट हो जाएंगे। तो फिर दिक्कत का सामना थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक सजेशन राइटर दे रहे हैं कि इस तरीके से आप इस चैलेंज को फेस कर सकते हो। ठीक है, और डाटा एक्शन की मिसमैच भी बताई गई है। तो डाटा ये बताया जा रहा है कि काफ़ी बेड्स अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन एक्शन में दिक्कत आ रही है। एक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है जब तक वो पूरा टेस्ट नेगेटिव ना आ जाए। ठीक है,
तो ये अभी वे फॉरवर्ड ये बताया जा रहा है कि इसमें कम से कम आपको और जो बेड्स हैं पब्लिक प्राइवेट मिलके और बेड्स का इंतजाम पहले से करके रख लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं और भी केसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है, केसेस में हाइक हो सकता है। तो वो एक वे फॉरवर्ड में बताया गया है। और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का भी रोल बताया गया है कि प्राइवेट सेक्टर भी ऐसा ही बिहेव कर रहा है कि वो एक बार एडमिट कर ले रहा है, उसके बाद जब तक नेगेटिव नहीं आ जा रही हैं चीज़ें तब तक वो उनको एडमिट करके ही रख रहा है। ऐसा नहीं कर रहा है कि वो सस्टेन कर लेंगे, उस स्टेज पे अगर पहुंच जा रहे हैं तो डिस्चार्ज करके दूसरे पेशेंट्स के लिए बेड खाली रखें। तो ये एक प्राइवेट सेक्टर की भी यहाँ पे बात की गई है कि वो भी अपना रोल सही तरीके से नहीं निभा पा रहा है। वैसे तो प्राइवेट सेक्टर आप जानते ही हैं कि प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी चल रही है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का भी सपोर्ट गवर्नमेंट को बहुत ही नेसेसरी है। अब देखिए यहाँ पर वेस्ट अफ्रीका की एक स्टडी बताई गई है कि किस तरीके से 2014 में जब इबोला फैला था तब वहाँ पे क्या किया गया था। तो सभी जो जैसा आज देखा जा रहा है कि सभी लोग आइसोलेशन में हैं, जो स्कूल्स वगैरह वो सब बंद है। तो यहाँ पे भी 2014-15 का जब इबोला फैला था उसकी बात बताई जा रही है कि सभी जो चिल्ड्रन थे स्कूल से उन्होंने स्कूल क्लोज करवा दिए थे, सभी अपने घरों पर थे। और फिर जब काफ़ी टाइम बाद आप कह सकते हो 30 या 39 वीक्स तक स्कूल बंद थे, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ड्रॉप आउट्स देखने को मिले, बहुत सारे लोगों ने आप कह सकते हो कि स्कूल जाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ख़राब होने लगी थी लोगों की, ठीक है। तो उस तरीके का एक बुरा इम्पैक्ट हो सकता है कि इस कोविड-19 के बाद भी देखने को कुछ मिल सके। तो ये एक स्टडी सामने लेके आया गया है राइटर के द्वारा, तो इसके ऊपर भी एक नज़र रखने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं हम एडिटोरियल पेज की, इसमें क्या बात बताई गई है। तो देखिए ये वाला आर्टिकल बात कर रहे हैं अभी जो हमने देखा है कि कंटिन्यूअस जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज हैं वो 4-5 दिन से अनाउंस किए जा रहे हैं, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी उनके द्वारा, ठीक है। तो उसके बारे में बात बताई जा रही है कि किस तरीके से जो भी चीज़ें लाई गई हैं, जितने भी पैकेजेस लाए गए हैं उसमें क्या ड्रॉबैक्स है, क्या पॉजिटिव्स है, उसको इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें भी वही आत्मनिर्भर भारत के बारे में डिस्कस किया गया है, तो उसको भी देख लेंगे एक बार। देखिए ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है ताइवान के बारे में, ठीक है, तो इसको भी देखेंगे हम कि इसमें क्या बात बताई गई है। और देखिए और क्या है इसमें। और ये वाला इंपॉर्टेंट है नहीं, ये हमने देखा था बीच में कैसे जो एक इंस्टा ग्रुप है बॉयज लॉकर रूम वो काफ़ी सुर्खियों में था, ठीक है। तो ये उसके बारे में आर्टिकल, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो एडिटोरियल पेज में ये आर्टिकल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक डिस्ट्रेस कॉस्ट एंड एसेंचुएट बाय द कोरोना वायरस नीडेड टू बी फार बोल्डर देन इट इज़। तो यहाँ पे ऑथर का कहना है, जो राइटर है वो कह रहे हैं कि जो किया गया है वो तो ठीक है, लेकिन इससे बढ़कर करने की ज़रूरत थी कि गवर्नमेंट ने काफ़ी कम इन्फ्यूज़ किया है। और भी आप कह सकते हैं कि और भी फाइनेंशियल सपोर्ट देने की ज़रूरत थी इकॉनमी में, क्योंकि अभी डिमांड काफ़ी गिरी हुई है, तो आपको डिमांड को पुश करना पड़ेगा। जब तक डिमांड नहीं हो पाएगी तब तक जीडीपी या फिर आप कह सकते हैं इकॉनमी बैक टू द ट्रैक आना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने किस तरीके से कैलकुलेट किया, ये कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द जीडीपी आप खर्चा कर रहे हो, आपको और भी खर्चा करने की ज़रूरत है। लेकिन हमने देखा है कि जो 20 लाख करोड़ पैकेज है वो कितना है, 10% ऑफ दी जीडीपी हमारा अकाउंट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे क्या है, गारंटी स्कीम्स है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा लिक्विडिटी फंड ही है, इसमें बहुत सारे गारंटी स्कीम्स भी हैं। और जो लिक्विडिटी फंड है जो एक्चुअल के आप पे कर रहे हो वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो वो बात बताई गई है राइटर के द्वारा कि आपको और भी फंड इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत है इकॉनमी में। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिसकी तारीफ भी की गई है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने फूड ग्रेन्स वगैरह सप्लाई किए हैं, कि हमने देखा था कि 5 kg ऑफ दी फूड राइस और वीट और 1 kg ऑफ दी चना वगैरह ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उनको भी दिया गया है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, ठीक है, इसके तहत कवर्ड नहीं है। जैसा कि हमने देखा था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 67% ऑफ दी पॉपुलेशन ही कवर्ड है, बाकी पॉपुलेशन कवर्ड नहीं है, तो उनको भी दिया गया, सभी लोगों को प्रोवाइड कराया गया है। तो इस एक स्टेप की तारीफ की गई है। और एक यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है कि जिस तरीके से हमने देखा कि जो जैम ट्रिनिटी है, जनधन अकाउंट, जनधन मोबाइल, ठीक है, जनधन आधार मोबाइल, ठीक है, जैम ट्रिनिटी, तो इसके तहत हमने देखा था जिनके पास जनधन अकाउंट्स हैं उनको 500, उन वुमेन्स को 500 रुपये 3 महीने के लिए दिए गए थे, यानी 1500 दिए गए थे, तो काफ़ी कम है बताया जा रहा है। आपको और भी इंफ्यूज़ करना चाहिए। और फिर मनरेगा की बात बताई गई है कि जो मनरेगा में उसमें एलोकेशन इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सारे ही जो माइग्रेंट लेबर हैं सिटीज़ से मूव करके अपने रूरल इलाकों में पहुंचे हैं, तो वहाँ पे जब एम्प्लॉयमेंट अगर आप दो पाओगे तो उनकी जो आप कह सकते हो डे टू डे लाइवलीहुड थोड़ी बहुत ट्रैक पे रहेगी। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे राइटर का यही कहना है कि आपको और भी बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत है और भी फंड इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत है।
अब यहाँ देखते हैं, ताइवान की बात करते हैं। तो देखिए, ताइवान का डिस्प्यूट चाइना के साथ कब से ही चला आ रहा है, ठीक है। चाइना कहता है कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है, लेकिन ताइवान कहता है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट नेशन है, ठीक है। चाइना फॉलो करता है वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना का मानना है कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है, लेकिन ताइवान टोटली इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। इसलिए अभी ताइवान क्या कोशिश कर रहा है कि उसको यूएन या डब्ल्यूएचओ में एक सीट मिल सके, ठीक है। क्योंकि ताइवान अभी तक ना यूएन का मेंबर है ना डब्ल्यूएचओ का मेंबर है, ठीक है। अगर आप वहाँ मेंबर बन जाते हो, आपको सीट मिल जाती है, तो आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह देखे जाते हो ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। और एक बात आपको ये भी बता दूं कि इंडिया भी अभी तक ताइवान के साथ बायलैटरल रिलेशन रखता नहीं है। इसलिए इंडिया भी आप कह सकते हो कि इसको एक इंडिपेंडेंट नेशन कंसिडर करता नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो देखिए, अभी ये देखा गया है कि जो ताइवान का मॉडल है इस कोविड 19 से लड़ने में, वो काफ़ी एक अच्छा मॉडल निकल कर आया है। काफ़ी अच्छे तरीके से ताइवान ने डील किया है कोविड 19 से। तो जो वर्ल्ड लेवल पे एक बात ये निकल कर आ रही है कि ताइवान के मॉडल को भी कंसीडर किया जाए। तो अभी WHO, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की एक मीटिंग हुई थी, उसमें ताइवान को भी प्रेजेंटेशन देने की बात की गई है कि ताइवान को भी बुलाया जाए और उससे भी बात की जाए कि किस तरीके से उसने चीज़ों को लेकर चला है। तो इसमें चाइना है जो वो काफ़ी एडमेंट है, वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि चाइना को अलग से ताइवान को बुलाया जाए, क्योंकि इससे ताइवान को थोड़ा बहुत आप कह सकते हो इंडिपेंडेंसी देखी जा सकती है, वर्ल्ड लेवल पर रिकग्निशन मिल सकता है, ठीक है। तो चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो इस तरीके से अभी यहाँ पर दिक्कत निकल कर ये सामने आ रही कि अभी इसमें दिल्ली यानी इंडिया का क्या स्टांस रहेगा, कि इंडिया किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलता है, चाइना के साथ किस तरीके के रिलेशन रखता है, क्या वो ताइवान को इम्पोर्टेंस देता है कि नहीं देता है। क्योंकि हमने देखा अभी तक जो इंडिया है उसने चाइना के अगेंस्ट या WHO के अगेंस्ट एक भी कमेंट पास नहीं किए हैं। जहाँ की जो हमारे दूसरे आप कह सकते हो ग्रुप्स है, जैसे कि क्वाड ग्रुप है, जे ग्रुप है, इन लोगों ने काफ़ी जो कंट्रीज है जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, इन लोग काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं चाइना को, लेकिन इंडिया ने अभी तक कुछ भी कहा नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि इंडिया का ताइवान को लेकर क्या स्टांस रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ये भी बताइए कि किस तरीके से चाइना भी है जो काफ़ी लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो अगेंस्ट द चाइना वर्क करेंगे तो हो सकता है उनके रिस्पेक्टिव कंट्री के लिए इकोनॉमिकली वो चीज़ें सही नहीं रहे, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जैसे कि वन इंडिया पॉलिसी इंडिया की है, जिसमें हम कंसिडर करते हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, ठीक है। और चाइना का है वन चाइना पॉलिसी। तो जब चाइना नहीं डरता है, जब उसने वर्ल्ड लेवल पे यूएनएससी में कश्मीर इशू रेज कर दिया था, हमारा जो बायलेटरल पाकिस्तान के साथ इशू है, तो हम क्यों ताइवान के टॉपिक के ऊपर बात करने से पीछे हटते हैं, ठीक है। तो हमें भी ताइवान को टॉपिक को लेकर खुल कर सामने आना चाहिए वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने, ठीक है। तो वो एक बात बताई गई। और अभी हमने देखा है कि चाइना किस तरीके से इंडिया के साथ काफ़ी जगह पर आप कह सकते हो कि स्किर्मिशेस में शामिल है, यानी कि मुठभेड़ में शामिल है। जैसे कि हमने देखा है अभी वहाँ लद्दाख और सिक्किम वाले रीजन में हमने देखा कि कैसे आर्मीज़ का थोड़ा सा मुठभेड़ हुआ है वहाँ पे इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में। फिर हम देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान जो है वो चाइना की मदद से जो गिलगिट बल्तिस्तान वाला रीजन है वहाँ पे डियामर बाशा डैम बनवा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो चाइना है वो इंडिया की जो सॉवरेनिटी है और जो इंडिया का आप कह सकते हो टेरिटोरियल जितना भी रीजन है उसके ऊपर काफ़ी आप कह सकते हो बिना इंडिया से बात किए काफ़ी गलत स्टेप्स ले रहा है। तो इंडिया क्यों पीछे हट रहा है ताइवान के मैटर में बोलने से। तो ये एक बात इसमें बताई गई है। चलिए, अब आगे बात करते हैं ये वाले आर्टिकल में। तो देखिए, ये आर्टिकल क्या बात कर रहे हैं, स्वराज, ठीक है। जैसे कि अभी हमने क्या लॉन्च किया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है। तो इसका पहले मैं आपको ये मतलब समझा दूं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का बिल्कुल भी ये मोटिव नहीं है कि हमें प्रोटेक्शनिस्ट हो जाना है, जिस तरीके से यूएसए ने बीच में बात की थी। अब प्रोटेक्शनिस्ट मतलब क्या, कि सिर्फ हम अपने ही यहाँ चीज़ें बनाएंगे और अपने ही यहाँ एम्प्लॉयमेंट रखेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी कम कर देंगे। लेकिन भारत का बिल्कुल भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन हमारा सेल्फ सफिशिएंट होने का बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल से ही हम सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहेंगे कि जो चीज़ पॉसिबल है उसको भारत में ही बनाया जाए। क्योंकि इस कोविड 19 के टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो भी कंट्रीज दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। जैसे कि चाइना को आप कह सकते हो कि एक सप्लायर देखा जाता था ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, लेकिन इस कोविड 19 में जब सबकी बाउंड्रीज रीअमर्ज हो गई हैं, सबकी अब सबने अपने अपने कंट्रीज को बाउंड्रीज को लॉक कर रखा है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये चीज़ें काफ़ी रुक चुकी हैं। तो इसमें जो कंट्री सेल्फ सफिशिएंट है उसको तो इतना दिक्कत नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जो दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट था उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम सेल्फ सफिशिएंट बनने की तरफ मूव करेंगे, ठीक है।
और देखिए इसमें ये भी बात बताई गई है कि इंडिया तो वैसे देखा जाए फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड है। हमने यूके को पीछे कर दिया था, फिर हमने फ्रांस को पीछे कर दिया था, लेकिन क्या पर कैपिटा की बात करेंगे तो पर कैपिटा जीडीपी में हम काफ़ी पीछे हैं, बहुत ही पीछे हैं। ठीक है, तो अब हमें पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज करने के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल तो हम फिफ्थ पे आ गए हैं, लेकिन पर कैपिटा मतलब मैं आपको एक बार समझा दूं कि पर कैपिटा मतलब इंडिविजुअली, क्योंकि हमारा पर कैपिटा कम क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। देखिए अगर हम नेशनल लेवल का जीडीपी निकालें फिर उसको डिवाइड बाय पॉपुलेशन करेंगे तो हमें पर कैपिटा की जीडीपी मिल जाएगी, तो वो बहुत ही कम हो जाती है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए हमें पॉपुलेशन बेस के हिसाब से कम जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ाना ही पड़ेगी, और जब वो बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हम आप कह सकते हो कि ग्लोबली भी हमारी पोजीशन और अच्छी होती चली जाएगी। लेकिन इसमें मेन बेनिफिट होगा जो कॉमन मासेस है उनको बेनिफिट मिलेगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल बेटर हो सकेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए ये सेल्फ राज और स्वराज की बात जो मैंने बताई कि आत्मनिर्भर जो अभियान है उसके तहत क्या बातें हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर बेसिकली अभी जो एग्रीकल्चर पैकेजेस लाए गए हैं, जो फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सुधार करने की बात की गई है, अलाइड एक्टिविटीज़ को सुधार करने की बात की गई। ठीक है, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, तो वो सब बात की गई। इसको हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि क्या क्या चीज़ें आत्मनिर्भर अभियान के तहत लागू की जा रही हैं। फिर जो माइग्रेंट फार्मर्स है, तो और जो ये माइग्रेंट वर्कर और जो फार्मर्स के लिए पैकेजेस लाए गए हैं उनके बारे में बात की गई। जैसे अगर फार्मर्स की बात करी जाए तो किसान क्रेडिट कार्ड जिनके पास है उनको तो पहले क्रेडिट मिलता ही था, लेकिन अभी जो पीएम किसान के अंदर जितने बेनिफिशियरीज हैं उनको भी अभी केसीसी की फैसिलिटी देके उनको भी क्रेडिट देने की बात की गई थी। ठीक है, तो ये सब अभी फार्मर और माइग्रेंट लेबर के लिए काफ़ी अच्छे स्टेप्स किए गए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की गई है। ठीक है, जैसे कि कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे जिसमें अफोर्डेबल रेंटल हाउसेज दिए जाएंगे सभी को। फिर आरबीआई ने जो लिक्विडिटी के फैसले लिए थे, जैसे 5.24 लाख करोड़ का आप कह सकते हो लिक्विडिटी स्टेप लिया था, जिसमें टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन की बात की गई थी। ठीक है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या होता है, ये देखिए रेपो ऑपरेशंस क्या होते हैं। रेपो ऑपरेशन मतलब कि जब जो कमर्शियल बैंक है, हमारे शेड्यूल बैंक है, वो सब पैसे लेते हैं आरबीआई से फॉर दी शॉर्ट टर्म। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में दिक्कत ये होती कि थी जो बेनिफिट होता है वो कंज्यूमर तक पहुंचा नहीं पाते थे, इसलिए उनको अभी लॉन्ग टर्म की फैसिलिटी देने की बात की गई थी। लॉन्ग टर्म में आप 1 साल या 3 साल तक के लिए देते हो, और टारगेटेड का मतलब ये है कि टारगेटेड किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए, क्योंकि अभी कोविड 19 का ये बहुत ही आप कह सकते हो अनप्रेसिडेंटेड टाइम चल रहा है, इसलिए भी टारगेटेड एलटीआरओ की बात की गई थी कि इस रीज़न के लिए ये जो लिक्विडिटी आप कह सकते हो लाई जा रही है, इस रीज़न के लिए लाई जा रही है। और जो सीआरआर कट कर दिया गया था, कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या होता है कि आप वो पर्टिकुलर अमाउंट जो कि 4% हुआ करता था वो आपको आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता था इन टर्म ऑफ कैश, इसलिए इसका नाम है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, उसको 3% कर दिया गया था। फिर हमने देखा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी लिमिट को इंक्रीज किया गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, जब बैंकों को इमरजेंसी में आरबीआई से पैसे लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के स्टेप्स जो हैं वो आरबीआई ने अपनी तरफ से लिए हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आप कह सकते हो रिफॉर्म्स लाए गए हैं। फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को डाइल्यूट किया गया है। ठीक है, आप कह सकते हो उसको एलिमिनेट ही कर दिया गया है। फिर जो एपीएमसीज हैं उसको भी अभी कैंसिल करने की बात की जा रही है कि फार्मर्स को एपीएमसीज में ही अपना सामान बेचना नेसेसरी नहीं रहेगा, वो किसको भी चाहे अपना प्रोडक्ट या प्रोड्यूस बेच सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू कर दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है कि आप फार्मर से पहले ही जो बायर वो पहले ही डील कर लेता है कि मैं ये रेट में आपसे ये वाला प्रोडक्ट खरीदूंगा, तो फार्मर को एक आप कह सकते हो कि सेफ्टी रहती है कि मुझे इस रेट पे प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो वो बिना किसी परेशानी के अपनी कह सकते हो कि खेती बाड़ी करके अच्छे इनकम जनरेट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें लाई गई हैं, तो ये सब तो पॉजिटिव स्टेप्स हैं, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि आपको इंडिविजुअल जो जीडीपी है उसको भी कैसे ना कैसे करके ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि पर कैपिटा जीडीपी है वो इम्प्रूव हो सके, वो बात इसमें बताई गई है। चलिए ये देखिए, ये तो बॉयज़ लॉकर रूम वाला इंसिडेंट था। ठीक है, ये पेपर पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें बेसिकली वही बताया गया है कि किस तरीके से वो इंसिडेंट हुआ था और क्या अभी क्या सिनेरियो है सोसाइटी में उन चीज़ों को लेकर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात बताई जा रही है 1991 मोमेंट फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अभी जो रिफॉर्म लाए जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, प्रपोज रिफॉर्म इन एग्री मार्केटिंग लॉज एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग नीड, जो पहले से इतनी
काफ़ी समय से हमें नीड थी कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म लाएं। तो अभी जो चीज़ें लाई गई हैं वो काफ़ी बेनिफिट करेंगी, जो सप्लाई चेन है, प्रोडक्शन है, ठीक है। और इससे जो फार्मर है उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही, जो कंज्यूमर है उनको भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, उस डिस्कस करते हैं क्या बात बताई गई है इसमें। तो देखिए जैसा कि गवर्नमेंट का टारगेट था कि 2022 तक, यानी 2022 तक जो फार्मर्स की इनकम है उसको डबल करने का टारगेट रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन चीज़ें सही डायरेक्शन में चल नहीं पा रही थी। फिर बहुत से और भी बहुत सारे जो फार्मर्स के लिए प्रोजेक्ट चलाए गए थे, जिसमें बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। तो लेकिन उतना फ्रूटफुल वर्क हो नहीं पा रहा था, ठीक है। लेकिन अभी जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल हैं। जैसे अमेंडिंग दी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इसके तहत हमने जो स्टॉक लिमिट है उसको हटा दिया है कि अभी जो आप कह सकते हो कितना भी स्टॉक किया जा सकता है। पहले स्टॉक लिमिट लगा रखी थी, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी जो एक्ट है वो जब 1970s या 60s में जब फेमाइन आया था उस टाइम का, आप कह सकते हो। एक मिनट में आपको बताता हूँ कि कब लाया गया था। यहाँ पे डेट दे रखी है, ये देखिए 1943 की बात की गई है। 1943 के टाइम पे ये एक्ट है बनना शुरू हुआ था, क्योंकि उसके बाद फेमाइन वगैरह काफ़ी हुए थे, और फिर कह सकते हो वर्ल्ड वॉर भी देखा था हमने, ठीक है। तो फिर इसके लिए उस टाइम पे काफ़ी फूड की शॉर्टेज थे, लेकिन अभी काफ़ी फूड का सरप्लस है। तो हमें दिक्कत की फूड फूड की दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। इसलिए अभी आप कितना भी स्टोर कर सकते हो, तो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आएगा। जो वेयर हाउसिंग के बिजनेस होते हैं, वेयर हाउसिंग हो सकता है, और जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं वो सब लग सकते हैं। तो इससे जो फार्मर है उसको एक अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है, और जो लोकल पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो इससे माइग्रेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में माइग्रेशन क्यों होता है, क्योंकि जो रूरल इलाके हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो काफ़ी बढ़िया रिफॉर्म लाया गया है इसको। और देखिए स्टार्टिंग में इंडिया को जब बाहर से फूड ग्रेन्स मंगाए जाते थे, जैसे यूएस वगैरह से, तो कहा जाता था शिप शिप टू माउथ, ठीक है। यानी हमारे पास इतनी ज़्यादा कमी हो गई थी फूड ग्रेन्स की, ठीक है। तो कहा जाता था जो मंगाया जाता तो ये शिप टू माउथ कहा जाता है, कि ये सिर्फ सिर्फ कंजम्पशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए और क्या बात बताई जा रही है इसमें। अब देखिए इसमें बताया गया है कि जो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो डिस्करेज करता था प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन अभी प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ जाएंगे। तो आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो ये एक सेक्टर बन जाएगा, और बिजनेस सेक्टर, जिसमें जो फार्मर है उसको तो बेनिफिट होगा ही, ठीक है। लेकिन जो कंज्यूमर है उसको भी बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो मिडल मैंस हैं, जो एपीएमसीज की बात की गई थी, एपीएमसीज, इसमें क्या होता था, जो फार्मर है वो आके इनको सेल किया करता था, ठीक है। और फिर ये जाके आगे रिटेलर्स को सेल किया करते थे, तो इनको एक अच्छा मुनाफा हो जाता था, लेकिन फार्मर को उतना फ़ायदा हो नहीं पाता था। तो अभी इनको कैंसिल कर दिया गया है, अभी बोला गया ये डायरेक्ट बायर्स को बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे राइटर एक बात और बोल रहे हैं कि डायरेक्ट बायर को ढूंढने जाएंगे तो ये इतना फिजिबल होगा नहीं फार्मर्स के लिए, इसलिए आपको फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, जो एफपीओज होते हैं, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, उनको बहुत सारा बनाना पड़ेगा, ताकि फिर ये लोग इनको बेच सके, और फिर ये लोग इनको एक अच्छा इनकम आप रेट्स दे सकें, फिर ये लोग आगे कस्टमर्स या बायर्स को बेच सकें, ठीक है। तो वो एक सजेशन दिया गया है कि आप एफपीओज बना सकते हैं, क्योंकि एफपीओज कंपेरेटिवली एग्रीकल्चर फार्म, जो एपीएमसीज, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज, उनसे बेटर ही होते हैं। वो इतना आप कह सकते हो एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे फार्मर्स को। चलिए आगे देखते हैं और क्या बात बताई जा रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है ये वाले आर्टिकल में। तो देखिए इसमें बताया गया है, राइट्स की बात की गई है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी देखिए सारा ही जो ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज हैं, सभी लोग कोविड 19 से लड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भारत में बहुत सारे जो राइट्स हैं उनके भी, जैसे कि कश्मीर की बेसिकली बात कर लूँ, तो कश्मीर में 4G को अभी देखिए मना करके रखा गया है। तो इसमें राइट्स का हनन हो रहा है बहुत सारे लोगों का। तो इसमें अनुराधा भसीन केसेस की एग्जांपल, अभी जब हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन केस का एग्जांपल लेकर वहाँ पर जो 4G है उसको डिसकंटिन्यू ही रखा और कहा 2G कंटिन्यू रहेगा, 4G डिसकंटिन्यू रहेगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे। तो जो राइट है वो बहुत जगह भी उनका कह सकते हो कि हनन हो रहा है। और देखिए कोर्ट इन्होंने बहुत ही बढ़िया कोर्ट आई आज, जैसे जैसे राइट्स इन ऑर्डिनरी टाइम आर नॉट मच टू बोस्ट अबाउट, ठीक है। जब ऑर्डिनरी टाइम है तो उसमें आपके कंट्री में अगर राइट्स आपको मिल रहे हैं तो उसमें ज़्यादा बड़े बोला बनने की बात नहीं है। लेकिन जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है, जैसे कि अभी चल रहा है, इसमें अगर आपके राइट्स सस्टेन कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी वो, ठीक है। ऐसा फिलोसफर रोनाल्ड डवर्किन का कहना है, और काफ़ी सही भी साबित हो रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है। और आप अगर कह रहे हो कि सिक्योरिटी का इशू है, तो यही तो है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है, इसमें आप कैसे राइट्स लोगों के मेंटेन करके रख पाते हो वो देखने वाली बात होती है, ठीक है।
तो वो बताया गया है उस आर्टिकल में। और ये वाला आर्टिकल हमारे इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें जो बॉम्बे हाई कोर्ट के बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स ऑथर के लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए आगे बात करें तो अभी जो ब्रिटेन है, इटली है, इन्होंने कहा है कि वैक्सीन को आने में बहुत टाइम लग सकता है। और यूएसए की यहाँ पे बात की गई कि यूएसए के जो कैलिफोर्निया स्टेट के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर सभी कुछ जैसे कि यूएसए में रीओपन करने की बात की जा रही है, तो वो काफ़ी कह सकते कि दिक्कत हो सकती है, उससे काफ़ी केसेस और बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ ओबामा जो साहब हैं, ओबामा कह रहे हैं कि जो यूएस अभी लैक कर रहा है कि उनके पास एक लीडरशिप नहीं है इस वायरस से डील करने के लिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे चाइना की बात की गई, चाइना में अभी वापस से एक सेकेंड वेव ऑफ द इन्फेक्शन देखने को मिला मिला है। तो ठीक यहाँ पर 8,000 क्वारंटाइन इन चाइना अमाइड द रिसर्जेंस ऑफ द वायरस। ठीक है, तो वहाँ पे अभी बहुत सारा टेस्टिंग करने की बात कर रहे हैं कि हम टेस्टिंग लेवल बढ़ाने वाले हैं बहुत सारा। ठीक है, तो देखने वाली बात होगी कि इस सेकेंड वेव से जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो क्या सीख लेती है और किस तरीके के स्टेप्स लेके चलती है। और यहाँ नेपाल में देखिए कोरोना से सेकेंड डेथ देखने को भी मिल गई है। और देखिए ये एक पिक्चर दिखाई जा रही है जो डोमिनो पार्क है न्यूयॉर्क का, वहाँ पे कैसे सर्कल्स बनाए गए हैं और एक जो पर्टिकुलर यहाँ पे एक बबल कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि ये एक बबल टाइप है कि इस बबल में जो आप हैं और आपके रिलेटिव है वो रहेंगे, और ये दूसरा बबल है। ठीक है, तो इस बबल में तो आप मिलजुल सकते हो, लेकिन आप बबल टू बबल इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक पिक्चर देखने को मिल गई कि इस तरीके से लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर अभी अफगानिस्तान की बात आई है कि अफगानिस्तान में जो राइवलरी छिड़ी हुई है अब्दुल्ला अब्दुल्ला और अशरफ गानी के बीच में, तो वहाँ पर अभी शेयरिंग पावर शेयरिंग डील निकल कर आई है कि दोनों पावर शेयर करेंगे। ठीक है, तो देखने वाली बात होगी कि आगे कैसे लेके चलते हैं ये लोग अफगानिस्तान को। ठीक है, और यहाँ इसराइल में भी सेम कंसेप्ट देखने को मिला है। जो प्रेसिडेंट कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, और जो उनके राइवल थे, ठीक है, बेनी गैंट्स, उनकी भी आप कह सकते हो कि कोalition की सरकार देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ देखिए इकॉनमी पेज में बताया जा रहा है कि अभी जो कंपनीज एक्ट था उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। जो कंपनीज एक्ट जिसके तहत काफ़ी कंपनियां इंसॉल्वेंट जो हो जाती थी, उनके ऊपर सीरियस एक्शन लिए जाते थे, उसको अभी काफ़ी लीनियंसी दी गई है उसमें। ठीक है, और 1 साल तक का रिलीफ दिया गया है। देखिए सजेस्ट किया गया है कि कंपनीज एक्ट वर प्रपोज टू हेल्प द स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। ठीक है, ये हेल्प करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी ऐसा अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन चल रहा है कि जो इंसॉल्वेंट नहीं भी होना चाहता है, जो मेंटेन करके रखना चाहता है, वो भी इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, क्योंकि अभी बिजनेस ही सब बंद पड़े हुए हैं। और पहले अगर आप 1 लाख तक के पहले देखिए मिनिमम डिफॉल्ट जो होता था, डिफॉल्ट थ्री 1 लाख तक का डिफॉल्ट थ्री यानी 1 लाख तक का आपने घपला किया हुआ है, एक पे बैक नहीं किया हुआ है, तो आपके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लगाकर प्रोसीडिंग चालू हो जाती थी। लेकिन अभी उसको रेज करके 1 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, तो फिर जो एमएसएमईज हैं, जो आप कह सकते हो लो बजट लेवल पे चलते हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा ये। ठीक है, तो ये एक मेजर चेंज अभी लाया गया है कंपनीज एक्ट में। और देखिए और क्या यहाँ पे देखिए पूरा टाइमलाइन दिया गया है कि किस तरीके से इकोनॉमिक आप कैसे पैकेजेस रिलीज किया गया है। तो देखिए मार्च 26 की बात की गई है, जब आप कह सकते हो कि 1.7 लाख करोड़ लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। ठीक है, जो 0.85% ऑफ द जीडीपी था। तो इसमें पीएम किसान फंड को इतना मिला था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर को रिलीफ दिया गया था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड दिया गया था। ठीक है, और देखिए और क्या बात बताई गई, 27 मार्च को जो लिक्विडिटी इंजेक्शन किया गया था, कितना किया गया था, 3.74 लाख करोड़ का किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली सब टाइमलाइन दिया गया कि कब कब कितना कितना किया गया। फिर ये टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन 1 लाख करोड़ का सीआरआर कट हुआ है फिर। ठीक है, ये जो हमने डिस्कस करके है। फिर 17 अप्रैल की बात बताई गई है कि लिक्विडिटी इंजेक्शन बाय द आरबीआई हुआ था यहाँ पर। ठीक है, और देखिए और 27 अप्रैल को स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दिया गया। फिर मई 12 को जो ये 20 लाख करोड़ का भी जो पैकेज अनाउंस किया, जो 10% ऑफ द जीडीपी है, जिसमें ऊपर के सभी जो पहले रिलीज कर दिए वो भी इन्वॉल्व है, यानी देखा जाए तो ये 5% के आसपास ही बचता है। ठीक है, और देखिए और आगे क्या बात बताई गई है कि मई 13 को, जो 13 मई है, तभी फर्स्ट ट्रेंच ऑफ द आत्मनिर्भर भारत, जिसमें 5.94 लाख करोड़ का पैकेज रिलीज किया गया, जिसमें एमएसएमईज वगैरह को काफ़ी बेनिफिट मिला है। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है उसमें भी रिलीफ देखने को मिला है। ठीक है, तो बहुत सारे ये जो स्टेप्स लिए गए हैं उनकी बात बताई जा रही है। फिर ये 14 मई को जो सेकंड अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें 3.10 लाख करोड़ रिलीज़ किया गया है। फिर 15 मई की बात की गई है, 15 मई को 1.5 लाख करोड़ की आप कह सकते हो घोषणा की गई है। और फिर देखिए आगे देखिए
आगे देखिए 16 मई को फोर्थ ट्रेंच, जिसमें एफडीआई, जो डिफेंस एफडीआई है और जो स्पेस है, उन सब में भी आप कह सकते हो प्राइवेटाइजेशन को भी लाने की बात की जा रही है। जो डिफेंस का एफडीआई था उसमें 49% से लेकर 75% रेज कर दिया गया है कि 75% तक अब एफडीआई आ सकती है। तो 17 मई की बात की गई है, ठीक है। तो 17 मई को भी जो चीज़ें लाई गई हैं जिसमें मनरेगा वगैरह को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो वही सब है जो हम डेली डेली बेसिस पे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और देखिए और क्या बात बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो जियो है, जियो, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से फेसबुक में 9.99% शेयर होल्डर बन गया था, ठीक है। और फिर हमने देखा कि जो सिल्वर लेक्स है वो एक कंपनी उसने खरीदी। और तो अभी देखा जा रहा है जनरल एटलांटिक्स है, तो जनरल एटलांटिक्स ने भी अभी इन्वेस्ट किया है जियो में 6598 करोड़, ठीक है। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट जब जियो को मिल रहा है तो जियो के पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, फिर जियो क्या होगा, इससे डेब्ट फ्री हो जाएगा, क्योंकि जियो का ये ऑब्जेक्टिव है कि उसको डेब्ट फ्री कंपनी बनानी है जल्द से जल्द, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आगे तो स्पोर्ट्स पेज है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए, शुक्रिया।